और ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट पेश की है। मिल रही जानकारी के अनुसार ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई के द्वारा कोर्ट में 636 पेज की चार्जशीट पेश की गई है। ट्विशा शर्मा केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और इससे पहले जमानत को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें दोनों ही प्रमुख आरोपियों की जमानत को लेकर भी खबर सामने आई थी। हालांकि अब सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में 636 पेजेस की चार्जशीट दी गई है, जिसमें कई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में जो 636 पेजेस हैं, उन पेजेस में दहेज हत्या का केस शामिल है, और साथ ही ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी और उनके बेटे दोनों ही इस वक्त जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। जबकि इधर सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है कोर्ट में। अब कोर्ट इन चार्जशीट को लेकर बहुत जल्द कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है 636 पेज की, और इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए अपना एक और कदम आगे बढ़ाया और 636 पेजेस की चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब तक इस पूरे मामले में जमानत को लेकर जो खबरें, जो अपडेट्स सामने आ रहे थे, जिसमें ट्विशा के पति और उनकी सास दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जमानत मिले। हालांकि उस पूरे मामले में क्या अपडेट होगा वो तो जानकारी हम आप तक देंगे ही, पहुंचाएंगे ही। लेकिन एक और बड़ी खबर वो ये कि 636 पेज की चार्जशीट, जिसमें दहेज हत्या का भी केस दर्ज है, कोर्ट में पेश की जा चुकी है। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शिवकांत, अब तक जमानत को लेकर अपडेट्स आ रहे थे और अभी ये अपडेट आया कि 636 पेज की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। शिवकांत आचार्य। आशीष जी, सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है। फाइनल करीब 634 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, और जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को जो है उन्होंने दोषी माना है उनकी जांच में, जिसके तहत अगर करें तो मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और दहेज हत्या का चार्ज जो है दोनों पर लगाया गया है। कह सकते हैं कि बीएनएस की धारा 80, 2, 85 और 108 के तहत चार्ज लगाए गए हैं। 90 दिन करीब जांच चली है, लगातार प्रदर्शन भी हुए थे गिरिबाला सिंह पर और समर्थ सिंह पर। ट्विशा के फादर ने आरोप लगाया था हत्या करने का, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का, तमाम तरीके के सबूत रखे थे, और पुलिस पर भी आरोप लगाए थे जो है ट्विशा शर्मा के परिजन ने कि पुलिस ने लापरवाही की है। और गिरिबाला सिंह ने जो जिस पद पर थी वो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है सबूतों को कहीं ना कहीं बिटाने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की थी। तमाम तरीके का आरोप था, जिसके बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया था, और सीबीआई ने करीब 90 दिन की जो जांच की है, उसके बाद तीनों मामले जो सीबीआई की जांच में सामने आए हैं कि दहेज के लिए हत्या करना, मानसिक प्रताड़ित करना और शारीरिक शोषण करना, यानी ट्विशा शर्मा के शरीर पर जो चोट के निशान थे वो मारपीट के निशान थे। ट्विशा शर्मा जो फांसी पर लटकी हुई मिली थी, जिसको वो गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह कह रहे थे कि फांसी लगाई है, उसको हत्या के बाद लटकाया गया था और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसमें गिरिबाला सिंह साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, और गिरिबाला सिंह ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो घर के काम नहीं करती थी, यानी घर के काम नहीं करना, उसको लगातार ट्विशा को मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता था। यानी सीबीआई की जांच में भी ये सिद्ध हुई है जो ट्विशा शर्मा के परिजन आरोप लगा रहे थे। अब बिल्कुल, जो है मैं शिवकांत आपके पास लौटूंगा। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और चूंकि कानूनी दावपेच का ये विषय तो इनसे वकील साहब से समझ लेते हैं। वकील साहब, न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, ट्विशा शर्मा केस में एक तरफ पूर्व न्यायिक अधिकारी और उनके जो बेटे हैं, दोनों मुख्य आरोपी समर्थ सिंह जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर 636 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, जिसमें दहेज प्रताड़ित और हत्या का आरोप सीबीआई की तरफ से पेश किया गया। अब इसमें यह हम जानना चाह रहे हैं
कि सीबीआई ने क्या ये मान लिया है कि ये मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या का है? महत्वपूर्ण ये है कि ये मामला पहले हत्या के दृष्टिकोण से जांच पर था। उसको सीबीआई की जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि हत्या ना होते हुए आत्महत्या है। लेकिन यहाँ पर भी किसी भी रूप में क्लीन चिट नहीं देखी जानी चाहिए। अब मामले की जांच एक व्यवस्थित परिसर होगा। अदालतें अपने स्तर पर इसमें ट्रायल में पता करेंगी कि ये आत्महत्या क्या विवशतापूर्ण दहेज प्रताड़ना के लिए किस दबाव में की गई है। क्योंकि सीबीआई की जो फाइनल चार्जशीट है उसने मामले की दिशा जरूर बदल दी है, लेकिन अभी भी मामले की जो परत है वो खुलना बाकी है। जी लेकिन तनु जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के नाते कई बार ये भी आरोप लग रहे थे कि वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। अब तो चूंकि सीबीआई ने चार्जशीट भी सबमिट कर दी है और उसमें आरोपों को सिद्ध होने की बात भी कही जा रही है, तो उस तरह का कुछ हस्तक्षेप क्या संभव है इस परिस्थिति में? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 में दहेज मृत्यु के रूप में बेहद स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी विवाहिता की अगर 7 वर्ष के भीतर दहेज उत्पीड़न से मृत्यु हो। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तनुज, और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका भी। और बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। नितिन नवीन की नई टीम बहुत जल्द घोषित की जा सकती है। छत्तीसगढ़ से 2 से 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस कार्यकारिणी में इस टीम में जगह मिल सकती है, जिसमें महिलाओं और पुरुष का कॉम्बिनेशन बनाने का एक प्रयास हो सकता है। ऐसे इनपुट अब तक मिल रहे हैं, जिसमें सौरभ सिंह, रूप कुमारी चौधरी, संतोष पांडे, सरोज पांडे, दीपक म्हास्के, लता उसेंडी जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं, जो कि पार्टी की रीति नीति और संगठन के कामकाज में काफी दक्ष माने जाते हैं और इनको मौका दिया जा सकता है। राजनीतिक लिहाज से युवा होने के साथ साथ अनुभव होना भी इस मामले में प्राथमिकता रहेगी। और चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर नितिन नवीन काम कर चुके हैं और उनके काम करने का परिणाम यह हुआ कि पार्टी सत्ता में आई और एक बड़ा उलटफेर किया और अच्छे मेजॉरिटी के साथ आई, तो नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव और छत्तीसगढ़ के नेताओं का नितिन नवीन की टीम में जाना कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन के लिहाज से ये पार्टी के और कार्यकर्ताओं के लिए भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि किन चेहरों को, किन लोगों को नितिन नवीन की टीम में जगह दी जा सकती है। मसलन छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं उन्हें नितिन नवीन की टीम में जगह मिलना छत्तीसगढ़ बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी दोनों के लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक शुक्ल, हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर, जुड़ गए हैं। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी ये दावा करते हैं कि हम 24 घंटे 7 दिन चुनाव की तैयारी में रहते हैं, तो क्या ये भी उसी तैयारी का एक हिस्सा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से नितिन नवीन अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नितिन नवीन की जो टीम होगी वो भी बिल्कुल नई होगी, भविष्य के नेताओं को तैयार करने की ये टीम होगी। इसलिए माना जा रहा है कि बहुत सारे नए चेहरों की एंट्री इस बार इस नितिन नवीन की टीम में हो सकती है। देश भर से ये लोग शामिल किए जाएंगे। ये कवायद काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और बहुत प्रतीक्षित टीम भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम, जो चर्चा है कि टीम तैयार है, नाम बिल्कुल तैयार है, कब जारी होगा इसको लेकर बड़े कयास लग रहे थे। आज कहा जा रहा है कि टीम, ये लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है और अगर आज नहीं होती तो 21 तारीख के आसपास ये टीम की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ से क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। यहाँ से कोई पैनल नहीं गया क्योंकि सभी का मानना था नितिन नवीन सभी को बखूबी जानते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता का क्या कैलिबर है, कौन कितना काम कर सकता है और कितना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ नाम बड़ी तेज़ी से चर्चा में छत्तीसगढ़ में है, जैसे सौरभ सिंह जो कि पूर्व विधायक है अकलतरा के, वो उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सरोज पांडे हैं, संतोष पांडे हैं, इनका नाम भी चल रहा है। रूप कुमारी चौधरी जो सांसद महासमुंद, उनका नाम चल रहा है। दीपक म्हास्के, उनका नाम चल रहा है, जो इस वक्त सीजीएमएससी के अध्यक्ष और सोशल मीडिया पहले संभालते थे बीजेपी का, यहाँ पर उनका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे लता उसेंडी है, ऐसे कई सारे नाम जो है जो चर्चा में है और माना जा रहा है इनको जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर सबकी निगाहें हैं।
और एक फीमेल, ये कॉम्बिनेशन छत्तीसगढ़ से हो सकता है। मैं इसी सवाल के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो मेल और फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है, और चूंकि जब हम देखते हैं कि चुनाव के समय जब कैंडिडेट चुना जाता है तो जिताऊ उम्मीदवार हो, लोगों का भरोसेमंद हो, वो ये ध्यान रखते हैं, लेकिन जब टीम में ऐसे नेताओं को चुना जाना है तो क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है और वो किस लिए? क्या राजनीतिक अनुभव जरूरी है, युवा होना जरूरी है, वो किस लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं कि आपको ये काम इतने समय में करना है। संगठन में चुनती है तो संगठनात्मक क्षमता देखती है, संगठन के लिए कितनी उपयोगी ये देखती है। महिला आरक्षण की बात हो रही है तो जो संगठन में इस्तेमाल हो सकती हैं, बेहतर कुशल कार्यकुशल वाली ऐसी महिलाओं को यहाँ पर जगह दी जाएगी। और मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन होगा, महिलाओं में भी सीनियर और नए चेहरों के साथ आपको देखने को मिल सकता है कि जो बीजेपी महिला आरक्षण की बात कर रही है तो महिलाओं को अच्छी खासी जगह इस बार मिल सकती है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। देश भर से महिलाओं को और इसके लिए प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य भी ध्यान आता है जब वो कहते हैं कि सभी सहयोग करें महिलाओं का सशक्त रूप से राजनीति में सक्रियता को बढ़ाने के लिए। तो जाहिर है यहां पर अब जो टीम गठित होगी नितिन नवीन की, उसमें भी इस बात का ध्यान जरूर दिया जाएगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर के इस पूरे विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अगली खबर वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाए गए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर ये जुबानी हमला पोस्ट के माध्यम से किया गया और प्रदेश की राजनीति में अब बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। और बालोद से अगली खबर, जहां ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया।